हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स क्राइज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। वीडियो का पार्ट नंबर 48 रहेगा। सारे पार्ट्स को विजिट कर लें, काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। पेपर 1 में 60 क्वेश्चन बनेगा। जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में आउट ऑफ दिस 60 क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन ग्रामर का रहेगा और 30 क्वेश्चन बनेगा पैसेज से। ग्रामर का तो बहुत सारा पोर्शन मैं करा चुका हूँ, पैसेज के लिए भी कुछ पैसेज करा दूंगा। बाकी आपका रीडिंग स्किल सही होना चाहिए, क्योंकि जेएसएससी के सीजीएल के एग्जाम में खासकर बात करें तो पैसेज अच्छे लेवल का पूछे जाते हैं, थोड़ा टफ रहता है पैसेज। तो रीडिंग स्किल सही नहीं रहेगा ना, तो पैसेज नहीं होने वाला है। रीडिंग स्किल सही करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ वगैरह सुनते हैं इंग्लिश में सुनिए। ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ आता है, उसको हिंदी वर्जन में और पुनः फिर इंग्लिश वर्जन में सुनिए, तो काफ़ी ज़्यादा यह हेल्पफुल रहेगा। खासकर जो यूट्यूब हो या टेलीविजन पे न्यूज़ आता है तो उसको आप लोग सुन सकते हैं। ऑडियो विजुअल मोड में सुनिएगा ना तो ज़्यादा जो है सो वहाँ पे कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा, या बोल सकते हैं कि जो समझने की शक्ति है वह डेवलप होगा। और जब कोई चीज़ समझ जाइएगा तो उसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक कन्फ्यूजन यहाँ से ये है लोगों को कि क्या हिंदी भाषा ज्ञान और इंग्लिश भाषा ज्ञान का टॉपिक है तो क्या सिर्फ हिंदी को करके आ सकते हैं या सिर्फ इंग्लिश को करके आ सकते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे तो सिलेबस में क्या मेंशन है, हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान। अगर उन लोग को सिर्फ अंग्रेजी को टेस्ट करना होता तो सिर्फ आपको हिंदी देते ही नहीं, लेकिन दोनों देकर रखे हैं, यानी कि एग्जामिनर चाहता है कि तो आपको दोनों लैंग्वेज को टेस्ट किया जाए। बात समझ में आ रहा है? तो दोनों जो टॉपिक है उसको आप लोग टच करके आइएगा, सेफ जोन में रहिए। पता चला कि पेपर 3 निकल गया, पेपर 2 निकल गया, पेपर 1 में ही गड़बड़ हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं पार्ट नंबर 48 पर। तो समझ चुके होंगे बात को। या पेपर 1 का बहुत ही नॉमिनल प्राइस में कोर्स है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर हिंदी लैंग्वेज को और इंग्लिश लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना चाहते हैं। तो बहुत दिनों से इसको मैं डाल नहीं रहा था क्योंकि मैं खुद ही डिसकंटिन्यू था, तो इसको डालने का कोई औचित्य नहीं रहा था। अब इसको मैं लगता है कल से मैं अपडेट करना शुरू कर दूंगा, तो आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव क्लास है। या इंग्लिश लैंग्वेज है ना, सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है, ऐसे तो यहाँ पे डाला हुआ है, ये आपको किसी भी एग्जाम में फायदा पहुँचा देगा। ओके, चलिए, चाहे वो एसएससी की बात करें तो एसएससी ज़्यादा लोग हैं। ओके, तो इसको देख लीजिएगा, आप लोग ज्वाइन कीजिए। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, कोर्स आपको अच्छे लेवल का देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मुझे लगता है। ओके, जैसे अब और भी लोगों का जो रिस्पॉन्स आया था वो भी अच्छा ही है, अच्छा ही है, अच्छा है, ठीक है। बहुत लोगों को अच्छा ही है, इसका मतलब लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। कभी कभी मुँह से फ्लो फ्लो में निकल जाता है अच्छा ही है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इंग्लिश को ना। विच ऑफ द फ्लोइंग चॉइस कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में कुछ एक अंडरलाइन पार्ट है, उसको सब्सटीट्यूट करना है। अगर कोई एरर है तो अदरवाइज नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड चला जाएगा। द हर्ड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स फार अवे फ्रॉम द फार्मर्स हट। फार्मर हट, जो हट झोपड़ी है, उससे बहुत दूर जो है से फील्ड में हर्ड है से चढ़ रहे थे। ओके, चलिए, तो इसमें क्या गड़बड़ी है। हर्ड जो है क्या है, एक जो है कलेक्टिव नाउन है, और हर्ड जो है कलेक्टिव नाउन एक सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है ना। ध्यान दीजिएगा, जो हर्ड है एज अ सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा तो इसके साथ आर नहीं लगेगा। ओके, चलिए, प्लूरल में भी यूज होता है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है, जैसे एक बार कमिटी वगैरह के बारे में डिस्कस किया था आपसे। तो द हर्ड इज ग्रेजिंग हो जाएगा। प्रेजेंट देख लीजिएगा, यहाँ पे अभी जो वर्तमान में काम हो रहा है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का रूल यूज होगा। तो आई होप के समझ में आ चुका होगा। हर्ड जैसे कलेक्टिव नाउन का यूज होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ काव वगैरह, शिप वगैरह होता है, उसको आप लोग हर्ड बोलते हैं ना। शिप, ये वाला शिप के बारे में बात कर रहा हूँ, वो वाला शिप नहीं। ओके, समझ गए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। रीअरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म द मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। एक जो है से मीनिंगफुल और कोहेरेंट पैराग्राफ आपको बनाना है, सही से लगना चाहिए। राइट ऑर्डर में सेंटेंस को अरेंज करना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, पी, क्यू, आर और एस, तो इसको अरेंज कीजिए। ही वॉज द हैबिट ऑफ स्टीलिंग फूड फ्रॉम अदर्स, पहला सेंटेंस है। वन नाइट द विलेजर्स डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। थर्ड है, द कल्प्रिट स्टार्टेड ईटिंग द रॉटेन फूड एंड फेल सिक। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मैन इन अ विलेज। कौन सा सही ऑप्शन होना चाहिए? आप लोग जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको ऐसे पकड़ना होता है, बट यहाँ पे सेंटेंस नहीं है, बहुत सारे सेंटेंस है, यानी कि एक पैराग्राफ बन जाएगा यह। तो इस पैराग्राफ को आपको बनाना है, तो अंडरस्टैंडिंग आपका होना चाहिए। अगर रीडिंग स्किल सही नहीं रहेगा ना तो ये जो आप लोग रीअरेंजमेंट करते हैं ना वो भी नहीं होने वाला है। और रीडिंग स्किल सही रहेगा तो बहुत सारा ग्रामर का पोर्शन तो आपको ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा, जैसा कि मैं बहुत कर पाता हूँ। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले एस आएगा ना। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मैन इन अ विलेज। सबसे पहले बात करेंगे, एक बात समय की बात है, एक आदमी जो है से गांव में रहा करता था। दूसरी बात है ही वाज, अब देखिए ये पर्सन है, ठीक है, मैन है, मैन के बारे में है, तो इसके साथ जो है से ये नाउन है। नाउन के लिए क्या यूज होता है? तो नाउन के लिए प्रोनाउन यूज होता है। तो प्रोनाउन देखिए किस पार्ट में यूज किया हुआ है, तो पार्ट नंबर पी में यूज किया हुआ है। तो इसके बाद पी आया, तो इस तरह से एस के बाद जैसे पी अगर आता है तो बाकी सारे ऑप्शन तो आपको ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, बाकी पढ़ देते हैं।
ही वॉज द हैबिट ऑफ स्टीलिंग फूड फ्रॉम मदर, यानी कि दूसरा का जो है ना सब भोजन अगर होता था, यहाँ पे फूड कहने का मतलब फूड ग्रेन से है। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे गांव में भी ऐसा होता था कि खेत कल्याण से ना आपका बोरी की बोरी धान जो है से चोरी हो जाता था, ठीक है, ऐसा होते रहता है। और कोई अच्छा चीज़ जैसे कि अरहर है, चना वगैरह है, तो सब तो आपको दिन में भी गायब हो सकता है, ऐसा चलता है। तो उसका भी कहानी कुछ इसी तरह की हैबिट था उसका कि वह जो है फूड ऐसे चोरी करता था। वन नाइट द विलेजर डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन, एक रात में क्या हुआ कि विलेजर्स जो है गांव जो कि निवासी थे परेशान थे काफ़ी, तो उन लोग डिसाइड किए कि चलो उसको आज पाठ पढ़ाते हैं, ठीक है, आज मजा चखाते हैं। ओके, तो उन लोग क्या किए, द कल्प्रिट स्टार्टेड ईटिंग द रॉटेन फूड एंड फेल्सिक, यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं है, बट यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन जो क्यों आ गया इसके बाद, जो एक रात था विलेजर डिसाइड किए कि उनको लेसन सिखाते हैं, तो इस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कुछ ऐसा खाना वगैरह जैसे खराब रख दिए थे तो जाकर लेके खाया था वो, ठीक है, तो समझ लीजिएगा। द कल्प्रिट स्टार्टेड ईटिंग द रॉटेन फूड एंड फेल्सिक, यानी कि गंदा खाना जब वो खाया तो वह बीमार पड़ गया, समझ गए। तो इस तरह का कुछ कहानी वगैरह था उसका कि गंदा खाना जो खाया तब वह बीमार पड़ गया, तो उसको लेसन मिल गया। तो इस तरह से SPQR, तो ऑर्डर कहाँ चला गया, ऑप्शन नंबर सी चला गया, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, समझ गए। तीसरे से अरेंज करना है, तो रीडिंग स्किल सही होना चाहिए, अदरवाइज जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है वो होगा नहीं, और बैंकिंग वगैरह का रीअरेंजमेंट अगर दे दिया जाए तो एकदम होगा ही नहीं, इतना टफ होता है उसका। गिव द वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। प्लेस ऑफ गैदरिंग फॉर पब्लिक डिस्कशन, पब्लिक डिस्कशन के लिए अगर कोई लोग इकट्ठा होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, प्लेटफॉर्म, स्टेज, डायस या फिर फोरम। इसका आंसर हो जाएगा डी, फोरम। आप लोग नाम सुने होंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नाम तो सुने होंगे। ओके, तो वह फोरम होता है जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं डिबेट और डिस्कशन करने के लिए। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट प्रस्तुत करता है ना। इंडिया का रैंक अभी 135 है 2022 में, ये भी याद रख सकते हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आया तो थोड़ा बता दिया, तो बोलिएगा नहीं इंग्लिश में है, सब जीके पढ़ा दिया टीचर। ऑप्शन डी आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। गिव द वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स, फिर से वन वर्ड है, दैट विच कुड बर्न इजिली, जो कि आराम से बर्न हो सके, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, इंसेंडायरी या फिर इनकैंटेटरी या फिर इनकैंडेसेंट या फिर इनफ्लेमेबल, क्या होना चाहिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनफ्लेमेबल, जो कि इजिली आग लग सकता है, आग पकड़ सकता है उसमें, उसको इनफ्लेमेबल बोलते हैं। जैसे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस में आपका आता है पेट्रोल आ गया, डीजल वगैरह है, ये सब इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, देख लीजिएगा। और बाकी सारे वर्ड्स, इंसेंडायरी जो है दैट कॉजेज फायर, यानी कोई ऐसा चीज़ जो कि आग लगा सकता है उसको आप लोग इंसेंडायरी के नाम से जानते हैं। इनकैंडेटरी जो वर्ड था इसका मतलब होता है इंचैंटमेंट या इन्वोकेशन। अब इसका मतलब समझिए, जो कुछ बार बार होता है ना, रिपीट वगैरह होता है, उसको आप लोग बोल सकते हैं। जैसे कुछ स्पेल कर रहे हैं बार बार आप लोग, बार बार, ठीक है, तो उसको आप बोलते हैं इनकैंडेटरी। और इनकैंडेसेंट, जो इनकैंडेसेंट होता है इसका मतलब होता है स्पिरिटेड या विवेसियस, कोई चीज़ लाइवली बोल सकते हैं या फिर गर्मा गर्म ही बोल सकते हैं इसका ना। स्पिरिटेड आनंदित भी हो सकता है, लाइवली भी हो सकता है इसका मीनिंग। तो जैसे कि इनकैंडेसेंट आप लोग बल्ब यूज करते हैं, तो यहाँ पे बल्ब का फिगर भी डाल दिया हूँ, देखिए। तो आप लोग को समझिए कि इनकैंडेसेंट जो वर्ड यूज होता है ना, कभी ये सब इनकैंडेसेंट बल्ब के सेंस में यूज होता है। क्यों? क्योंकि इस इन जो कैंडेसेंट वर्ड है इसका मतलब गर्मा गर्म होता है, जो कुछ हॉट होता है उसके लिए भी यूज होता है। तो इस तरह का जो बल्ब देखे होंगे ना, ये जब जलता है तो ये जैसे लाइट को ऐसे इमिट करता है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है बल्ब, और हीट एनर्जी में। तो यहाँ से समझ लीजिएगा कि जो इनकैंडेसेंट वर्ड है इस तरह के बल्ब के लिए भी यूज किया जाता है, तो वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्यों इसके लिए इनकैंडेसेंट वर्ड यूज किया गया। एक शब्द के बहुत मीनिंग होते हैं, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फ्लोइंग चॉइस गिवन हियर वुड मीन द सेम एज द फ्लोइंग सेंटेंस। यह एक सेंटेंस है, आई फील एन एचिंग वॉइड। क्या है? आई फील एन एचिंग वॉइड। तो एक सेंटेंस है, इसका मतलब क्या होगा? आई फील पेन, आई फील लोनली, आई फील हंग्री या आई फील इरिटेशन। देखिए इसका मतलब होता है आई फील लोनली। जो वॉइड होता है ना, इसका मतलब खालीपन होता है। क्या होता है? इसका मतलब होता है खालीपन, ठीक है। तो खाली खाली नहीं रहना है, खाली खाली दिल को भर देना है एजुकेशन से, ठीक है, और मोटिवेशन से। तो आई फील लोनली, तो इसका आई फील एन एचिंग वॉइड का मतलब होता है आई फील लोनली, यानी कि लोनली के सेंस में यूज होता है। वॉइड का मतलब होता है खालीपन, जैसा कि बता दिया। तो वॉइड को अवॉइड कीजिए, एजुकेशन से भरिए उसको वॉइड को, ठीक है। दोस्त वगैरह नहीं, दोस्त वगैरह तो धोखेबाज होते हैं, बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। आंसर हो गया बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। एजुकेशन को अपना सही दोस्त बनाइए। न्यूज़पेपर हो, आजकल अगर स्टूडेंट है तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा होगा। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट आपको करना है ना, तो न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। न्यूज़पेपर आपको जरूर पढ़ना चाहिए या न्यूज़ वगैरह जरूर देखना चाहिए।
वन वर्ड बताइए जरा, एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज। अब ये बहुत ही फेमस है, बहुत बार ये अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुआ है, जो कि अब यूज में नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सक्योर, प्रिस्टाइन, लैप्स्ड या फिर ऑब्सोलेट। सही आंसर डी होगा ऑब्सोलेट। विच इज नो लॉन्गर इन यूज इज कॉल्ड ऑब्सोलेट। ऑब्सक्योर का मतलब होता है कोई चीज़ धुंधला वगैरह, यानी कि हेजी बोल सकते हैं। प्रिस्टाइन का मतलब होता है ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, ठीक है, ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं, या पुराना या ओल्ड बोल सकते हैं इसका। प्रिस्टाइन मतलब प्राचीन, ओल्ड, एंशिएंट वगैरह वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए। ओके, एंशिएंट। लैप्स्ड मतलब कोई चीज़ अब जो खत्म हो चुका है उसको आप लोग लैप्स्ड बोलते हैं। आंसर इसका डी हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ऑब्सोलेट विच इज नो लॉन्गर इज यूज ना। कहीं कहीं वर्ड आपको यूजलेस वगैरह भी देंगे तो ऐसे मत लगाइए कि ऑब्सोलेट वर्ड ही यूज होता है। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट चॉइस, भरिए जरा सही वर्ड। ही रियली एग्रीड डैश माई प्रपोजल बाय विच टू और फिर ऑफ। देखिए एग्री के साथ टू लगता है ना, ध्यान दीजिएगा। एग्री टू माई प्रपोजल, अब एग्री के साथ विथ भी लग जाता है, समझिएगा इसको ध्यान से थोड़ा सा। एग्री के साथ यहाँ प्रिपरेशन टू लगा क्योंकि आप प्रपोजल है, तो यानी कि अगर कोई चीज़ है, वस्तु है या कोई प्रपोजल वगैरह है तो उसके लिए आप लोग टू यूज करते हैं। लेकिन अगर पर्सन को आप लोग एग्री करते हैं तो आई एम नॉट एग्री विथ यू, आई एम नॉट एग्री विथ यू, यानी किसी पर्सन से आप लोग एग्री हैं या डिसएग्री हैं, वहाँ पे विथ यूज करना है। अगर कोई चीज़ है यानी वस्तु है, प्रपोजल वगैरह है या कोई भी चीज़ है, समथिंग है, तो वहाँ पे आपको टू यूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ प्रपोजल एक वस्तु का मतलब एक चीज़ बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, तो टू का यूज कर दिया। ही रियली एग्रीड टू माई प्रपोजल्स। ओके, प्रस्ताव था, कोई चीज़ वगैरह था। फिर से फिल कीजिए, द ट्रेन अराइव्ड। और एक चीज़ और बता देता हूँ ना, देख लीजिए, एक वर्ड होता है एंग्री, ANGRY। एंग्री के साथ प्रिपरेशन एट भी लगता है और इसके साथ प्रिपरेशन विथ भी लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, एग्री एट, अगर किसी का कोई बिहेवियर वगैरह है या कोई चीज़ से आप लोग एंग्री हैं तो समथिंग के केस में, यानी कि समथिंग के केस में जो है ना आपको यूज करना है एग्री एट। और कोई पर्सन से अगर एग्री हैं तो वहाँ पे एग्री विथ लगाना है, यानी कि समबडी से, समझ गए? तो कोई पर्सन होगा तो एंग्री विथ लगाना है, एंग्री विथ। और कोई अगर चीज़ होगा जैसे एंग्री एट बिहेवियर वगैरह, तो उसके साथ एंग्री एट का यूज़ करना है। इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। द ट्रेन अराइव्ड डैश द स्टेशन एट 7 AM। तो स्टेशन पर आना है तो कोई डेस्टिनेशन होता है या फिर कोई एक जगह है, उसके लिए आप लोग ऐट का यूज करते हैं। ऐट का यूज कोई एक बड़ा जगह है उसके छोटे पॉइंट के लिए भी ऐट का यूज करते हैं, या कोई ट्रेन स्टेशन पर आ रहा है कोई पार्टिकुलर प्लेस पे तो वहाँ भी ऐट वगैरह यूज किया जाता है। ओके, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन एट 7 AM। या ऐट का यूज वो वहाँ भी करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं, तो लॉन्ग जर्नी पे कहीं पे आप लोग हाल्ट कर गए, रुक गए, ठीक है, तो उस पार्टिकुलर पॉइंट के लिए भी आप लोग एट ही यूज करते हैं ना, ध्यान रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट चॉइस, फिर से फिलर है। अ मंकी वाज सिटिंग डैश ट्री, तो बहुत ईजी है। किसी अगर पार्टिकुलर टच होता है कहीं पे तो उसके लिए प्रिपरेशन आप लोग यहाँ पे अगर कोई चीज़ होता है तो ऑन का यूज करते हैं ना, टच के सेंस में। तो द मंकी वाज सिटिंग ऑन द ट्री, तो ऑन द ट्री यहाँ पे यूज होना है। बेड ऑफ रोजेज एक इडियम है, इसका मीनिंग बताइए। डल लाइफ वेरी सॉफ्ट बेड, बेड विथ थ्रोन्स या फिर फुल ऑफ जॉय। बेड ऑफ रोज मतलब क्या होता है? रोज पर समझिएगा पूरा बेड है से पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब फुल ऑफ जॉय है, पूरा एंजॉय आपका लाइफ चल रहा है, ठीक है, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब है नहीं, फुल ऑफ जॉयस। बेड ऑफ रोजेस का मतलब यही होता है कि आपका जिंदगी पूरा मस्ती में कट रहा है, समझ लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। फिर से एक इडियम है, टू हिट द नेल ऑन द राइट हेड। अब इडियम का ना आप लोग थोड़ा मीनिंग निकाल के भी समझ सकते हैं कि आपको नेल को हिट करना है राइट हेड पर। जैसे कि आपका जो सिरा होता है उसका हेड नेल का, इसे देखिएगा, तो ये होता है, तो इसको एकदम राइट प्लेस पे आप लोग हिट किए। इसका मतलब क्या हुआ? टू डू द राइट थिंग, यानी कि आप लोग बिल्कुल जो भी किया है बिल्कुल सही काम किया है, ठीक है। टू हिट द नेल ऑन द राइट हेड का मतलब होता है बिल्कुल ही सही काम करना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रिपुटेशन मतलब आपका ख्याति होता है, प्रसिद्धि वगैरह। इन लीव ऑफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यह आइडियम नहीं, एक फ्रेज है। इन लीव ऑफ का मतलब क्या होता है? इन ब्रीफ, इन अ नटसेल, इन प्लेस ऑफ या फिर डिस्पाइट। सही आंसर हो जाएगा इन प्लेस ऑफ। तो इन लीव ऑफ की जगह पे इन प्लेस ऑफ आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है, मतलब प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, तो वहाँ पे इन लीव ऑफ यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका मतलब इन प्लेस ऑफ होता है। इन ब्रीफ जो एक वर्ड है ना, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो ऑप्शन बी है इन अ नटसेल, एक फ्रेज देखने को मिलेगा। तो ये जिस फ्रेज का मतलब होता है इन ब्रीफ ना, तो अगर कोई बोलता है कि इन अ नटसेल मतलब टेल योर व्यू इन अ नटसेल, इसका मतलब है कि आपसे जो आपका व्यू है उसको ब्रीफ में वह पूछ रहा है। आंसर इसका सी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। फाइंड द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, एवरीवन इज, दो जगह हो गया, इसको यहाँ से हटाएं या फिर यहाँ से हटाएं, कहीं से हटाना होगा। एवरीवन इज, इसी से हटा देते हैं ना, देख लीजिएगा पीटी में सही कर दूंगा। क्वेश्चन 13, एवरीवन इज इम्प्रेस्ड बाय हर जिल एंड इंथुसियाज्म।
क्या होना चाहिए? तो एवरी वन इज इम्प्रेस नहीं होगा, एवरी वन इज इम्प्रेस्ड होगा, सेंटेंस पैसिव में है ना, तो इज के बाद V3 लगेगा। प्रेजेंट यहाँ पे टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें इज एम आर के बाद V3 लगता है। तो एवरी वन इज इम्प्रेस ऐसा वर्ड नहीं होगा, इम्प्रेस एक वर्ब है, तो इज के बाद वर्ब ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा ना, देख लीजिएगा। तो V3 यूज होगा क्योंकि सेंटेंस पैसिव में है। तो सबको ही उसका जो जिल और से इम्प्रेस था, ठीक है, इम्प्रेस्ड है बोलिए, इसका मतलब है हिंदी में सॉरी प्रेजेंट टेंस में है, तो इम्प्रेस्ड लगना चाहिए, यानी कि V3 फॉर्म होना चाहिए। गड़बड़ी था पार्ट नंबर बी में है, बी हमें ए है में है, तो इसको टिक लगा लिया जाए। क्वेश्चन 14, फाइंड द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर इफ यू हैड कॉन्टेक्टेड हिम ऑन सेल ही हेल्प्ड यू, या नो एरर। बताइए कहाँ पे एरर है या फिर कोई एरर नहीं है। यह एक स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ, आपको अगर याद होगा तो। इफ़ यू हैड कॉन्टेक्टेड हिम, अगर तुमने कॉन्टेक्ट किया होता उसको, ऑन सेल ही हेल्प नहीं होगा, वुड हैव होगा। याद आ रहा है आपको स्ट्रक्चर, इसके साथ वुड हैव यूज होना चाहिए। अगर आप लोग याद कर पा रहे होंगे तो मैं बताया था, इफ़ यू हैड कॉन्टेक्टेड हिम ऑन सेल ही वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर तुमने उसको सेल पर कॉन्टेक्ट किया होता तो वह तुम्हारा हेल्प कर दिया होता, ठीक है। इसको देख लिए, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता। तो इसका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा है। इफ के बाद देख लीजिएगा, इफ के बाद सब्जेक्ट आता है प्लस हैड आता है, ओके, सब्जेक्ट के बाद हैड, उसके बाद V3 और उसके बाद अदर पार्ट। उसके साथ याद रख लीजिएगा यहाँ पे वुड हैव का यूज किया जाता है ना, वुड हैव। ये स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वुड हैव के बाद ये भी याद रखिएगा, वुड हैव के बाद V3 लगता है, ऐसे मत छोड़ मत दीजिएगा, ओके। तो इस स्ट्रक्चर होता है, इस पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, उसके बाद वुड हैव प्लस V3। अगर ई प्लस सब्जेक्ट के बाद अगर नहीं हो तो आपको मैं एक और स्ट्रक्चर बताया था, याद आ रहा है, ठीक है। इसके साथ अगर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड अगर दिया हो और इसको अगर रिप्लेस करना हो या फिर कहीं पे कोई गड़बड़ी हो तो सिर्फ आप लोग हैड ही यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा तो ना, तो भी इफ ही हैड या इफ आई हैड का सेंस दे देगा, हैड ही भी ना, समझ लीजिएगा। आंसर इसका हो गया, एरर कहाँ था, पार्ट नंबर सी है, सी है डी में, तो इसको डी को टिक लगा लीजिए। समझ में आ गया ना, दिक्कत होगा तो कोड में बताइए। फाइंड द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इस सेंटेंस में आपको एरर पता करना है। आई यूज टू लाइक यू बट नाउ आई एम नॉट एंजॉय इट, ठीक है। आई यूज टू लाइक यू, मैं तुमको पसंद किया करता था, बट नाउ अभी जो है ना से आई एम नॉट एंजॉय इट, अब मुझे अभी पसंद नहीं है। मुझे पता चल गया है कि सब धोखेबाज है, ठीक है, या मोह माया है, कुछ लव सब नहीं होता है, फालतू चीज़ें है, जीवन बर्बाद हो जाता है। तो मुझे अब पता चल गया है, तो इसमें एरर है आपका। आई एम नॉट एंजॉय है ना, यहाँ पे नहीं होगा, आई एम के साथ नोट ऐसा नहीं लगेगा, आई डो नॉट एंजॉय होगा ना। परंतु अब मुझे ऐसा पसंद नहीं है, मैंने वर्तमान के समय की बात कर रहा है कि अब मुझे ऐसा पसंद नहीं है भाई, फालतू का चीज़ है सब। तो एरर है पार्ट नंबर सी, सी हड्डी में, जिसको टिक लगा लिया जाए। समझ गए। आई एम नॉट एंजॉय इट नहीं होगा, आई डू नॉट एंजॉय इट, यानी कि अब मुझे ऐसा पसंद नहीं है। वर्तमान का सिनेरियो में आप लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। करता था पहले, एक समय था, ठीक है, अब समय थोड़ा बदल चुका है, तो हम भी बदल गए हैं। क्वेश्चन 16 है, फाइंड द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर एवरीवन इज। अरे भाई, तो क्वेश्चन फिर से वही आ गया। क्वेश्चन 17 देखा जाए, फाइंड द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। द बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज इट वाज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई मदर। इसको आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? बहुत नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत दिक्कत वाला बात है भाई। दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, यह बुक जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह मेरी माता दी है, एक गिफ्ट है, अभी भी है, यानी कि इज लगेगा, आवाज़ नहीं। इतना छोटा मिस्टेक अगर नहीं निकाल पा रहे होंगे तो बहुत गड़बड़ है। सी है पार्ट नंबर डी में, तो डी को टिक लगा लिया जाए। क्वेश्चन 18 है, एंटोनिम बताइए फ्लेक्सिबल का, ठीक है। बहुत ज़्यादा बॉडी फ्लेक्सिबल आप लोग का हो गया है ना, तो बताइए कि फ्लेक्सिबल का अर्थ क्या होता है, रिजिड, इजी, फिजिबल या फिर आर्टिफिशियल। इसका आंसर होगा रिजिड ना, तो रिजिड हो जाएगा मतलब कठोर, फ्लेक्सिबल होता है लचीला, ओके। इजी का मतलब समझते हैं कॉन्वेनियंट होता है, फिजिबल जो आसानी से मिल सके उसको फिजिबल आप बोलते हैं, एक तरह का इजी बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन 19, गिव द एंटोनिम ऑफ रिपल्सिव। रिपल्सिव का एंटोनिम क्या होगा? स्ट्राइकिंग, अनअट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, कोहेसिव। कुछ ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में एंटोनिम को आप लोग सिनोनिम समझ लेते हैं, और रिपल्सिव का आप लोग आराम से दूसरा ऑप्शन लगा के चले आइएगा। रिपल्सिव का एंटोनिम पूछा है, अट्रैक्टिव हो जाएगा। रिपल्सन मतलब क्या होता है? रिपल्सन मतलब होता है कोई चीज़ कहीं से दूर जाता है तब। इजी क्वेश्चन था यह। जैसे लाइक चार्जेज रिपेल और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसके बीच क्या होगा? इसके बीच आपका अट्रैक्शन होगा। और अगर इस तरह का रहे, कोई दो को प्लस रहे या फिर दोनों माइनस रहे, तो इसके बीच क्या होता है? इसके बीच रिपल्सन होगा। जिस तरह का कहानी होता है आपको आइडिया होगा। तो यही अट्रैक्शन का कोई सी मतलब चिपचिपा होता है। अनअट्रैक्टिव इसका सिनोनिम हो जाएगा, देख लीजिएगा, या फिर अनअट्रैक्टिव मतलब बदसूरत भी होता है, ठीक है। एक तरह का अनअट्रैक्टिव है तो उस सेंस में अनअट्रैक्टिव मतलब बदसूरत ही होगा। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है
अस्पष्ट तरह का ना, इसको देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज नहीं, आज लास्ट नहीं था, आज 25 क्वेश्चन है, सॉरी फॉर दैट, आज 25 क्वेश्चन है। विच इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड? चाइल्ड का सही प्लूरल फॉर्म क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, टाइम पास नहीं करेंगे। चिल्ड्रन होता है ना, ध्यान दीजिएगा, चिल्ड्रन होता है। और अगर आपको बोले कि चिल्ड्रन का प्लूरल क्या होगा, तो चिल्ड्रन खुद एक प्लूरल वर्ड है, इसको एस लगा प्लूरल मत बनाइएगा, गलत हो जाएगा। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ एक्सियोम? एक्सियोम पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? कंक्रीट, हेडमास्टर, प्रिंसिपल या फिर ये वाला प्रिंसिपल, क्या होना चाहिए? एक्सियोम का मतलब होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत वगैरह, उसको बोलते हैं एक्सियोम। यूक्लिड का एक्सियोम पढ़े हैं ना आप लोग कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, पढ़े थे यूक्लिड का एक्सियोम 9th क्लास में, भूल गए हैं सारे चलिए याद दिला दिया। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यूक्लिड का एक एक्सियोम आता था। तो एक्सियोम एक तरह का सिद्धांत होता है, जो एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है उसको आप लोग सिद्धांत बोलते हैं, जो एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट होता है प्रिंसिपल बोलते हैं। कॉन्क्रीट मतलब होता है, जैसे आप लोग कोई समझिए, जैसे कि कोई एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, उसका अपोजिट होगा कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट नाम समझते हैं जिसको आप लोग टच वगैरह नहीं कर सकते हैं, और जो टच नहीं कर सकते हैं, जो अमूर्त होता है, तो इसका मतलब मूर्त होता है, एंटोनिम हो गया उसका, समझ गए, समझ चुके होंगे। हेडमास्टर ये प्रिंसिपल जो है स्कूल वाले प्रिंसिपल है, इसको याद रख लीजिएगा, यही प्रिंसिपल होते हैं आपके। अगर कन्फ्यूजन होगा ए वाला प्रिंसिपल और ओ वाला प्रिंसिपल में कि स्कूल वाला प्रिंसिपल कौन है, तो स्कूल का लास्ट में एल है, अब इसका भी लास्ट में एल है, तो स्कूल वाला प्रिंसिपल ए वाले होंगे। कन्फ्यूजन नहीं रखना है कोई भी चीज़, कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसका समाधान भी है, बस खोजने की कोशिश किया कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के। क्वेश्चन 22, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ? प्लूरल क्या होगा ऑक्स का? ऑक्सेस, ऑक्स, ऑक्स या फिर ऑक्सेन। ऑक्सेन होगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होता है ना। सिंगुलर प्लूरल भी आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अब बताइए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा, जो गलत किया ना देखिए उसको ठीक नहीं होगा डेंटल, डिक्शनरी, डाउट या फिर ड्रॉप, क्या होना चाहिए? कौन सा स्पेलिंग इसमें गलत है? गलत तो पहचान पा रहे हैं या नहीं? मिल गया ना, बी गलत है, इनकरेक्टली है। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी का सही स्पेलिंग DICTI होता है भाई, ONRY, समझ गए, यही होता है सही स्पेलिंग। तो छोटे छोटे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखें। डेल्टल सही है, डाउट, ड्रॉप सूखा होता है एक तरह का। क्वेश्चन नंबर 24, एंटोनिम बताइए ट्रिम का। ट्रिम ऑफ सर्जरी पढ़े होंगे आप लोग, याद है कि भूल चुके हैं हम? फेलियर, प्राइड, जॉय या फिर सेलिब्रेशन। ट्रिम मतलब विजय होता है, इसका ऑपोजिट चला जाएगा फेलियर ना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 25 यह लास्ट क्वेश्चन है। टू गेट द बॉल रोलिंग, यानी कि बॉल को रोलिंग रखना है, इसको बॉल रोल कर रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन इसमें लग रहा है, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन, तो वहाँ पे गेट बॉल को जैसे रोलिंग पोजीशन में ही रखना है। तो क्या होगा? टू बिगिन अ प्रोसेस, एक प्रोसेस को बिगिन करना। टू कीप वर्किंग अंटिल इट, यानी कि काम को जारी रखना है। टू मैच एन ओपोनेंट, ठीक है, ओपोनेंट को कोई बराबर करना है, बराबरी करना है। टू प्ले अ बॉल गेम वेल, यानी कि बॉल गेम खेल रहे हैं आप लोग अच्छे तरीके से। देखिए इसका मतलब होता है ना कि जो वर्किंग काम है ना उसको आप लोग कंटिन्यू करते हैं, उसको बोलते हैं टू गेट द बॉल रोलिंग, टू कीप वर्किंग अंटिल डेट, समझ गए, यानी कि काम को जारी रखना है। ऑप्शन इसका बी हो चुका है। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में फीडबैक जरूर दें। ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया था, सॉरी फॉर दैट। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। एग्जामिनेशन का ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आप लोग का जो झारखंड के अलावा भी बाकी एग्जाम होता है उसका भी आप प्रिपरेशन रखिए। झारखंड का सिचुएशन क्या है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं ये चीज़ बार बार आपको बोलता हूँ। झारखंड के अलावा भी जो अदर एग्जाम हो उसके बारे में भी आप लोग तैयारी जरूर रखें। और मेरा तो पर्पस यही रहता है कि आप लोग को एजुकेशन मिलना चाहिए। आजकल इतना एक बोल सकते हैं ना कि एक ब्रॉड फील्ड आप आ चुका है, कहीं भी आप अगर आपके पास स्किल है, नॉलेज है, तो आप लोग पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा फील्ड में। कोई जरूरत नहीं है कि आप सरकारी नौकरी लीजिएगा, जस्ट माय व्यू है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है कि सरकारी नौकरी लीजिए, पढ़े रहिएगा, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। आज फील्ड बहुत खुला हुआ है आपके पास, बस उसको एक्सप्लोर कीजिए, नया नया आइडियाज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।